हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम ने जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल लॉज के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड डिस्कस वाई द वर्ड सूट ऑफ सिविल नेचर हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिविल सूट। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल कर सके और कोर्ट से जो रेमेडी है उसको क्लेम कर सके। जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है वो उबी जस इबी रेबिडियम के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसका मतलब यह है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट होता है तो उसके पास रेमेडी क्लेम करने का राइट है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर एग्रीव्ड पर्सन ने रेमेडी को क्लेम करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूट फाइल करके ही उस रेमेडी को क्लेम कर सकता है। और जो सेक्शन 9 है सिविल प्रोसीजर कोड का वो सूट की प्रोविज़न से डील करता है और उसके अकॉर्डिंग यह हर एक एग्रीव्ड पर्सन का राइट है कि वो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सके और कोर्ट से रेमेडी क्लेम कर सके। और ऑन द अदर हैंड ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उस केस को ट्राई करे, क्योंकि सेक्शन 9 में जो वर्ड है वो शैल यूज़ किया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो हर एक सूट को एंटरटेन करेगी और वह उस सूट को एंटरटेन करने से मना नहीं कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी सूट को ट्राई कर सकती है। यहाँ पर जो वर्ड जुरिस्डिक्शन है उसका मतलब अथॉरिटी है और सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग जिस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है वो ही सिर्फ उस सूट को एंटरटेन कर सकती है। परंतु अगर किसी भी कारणवश उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग या फिर आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो उस केस में जो वो कोर्ट है वो उस सूट को ट्राई नहीं करेगी। इसको समझने के लिए हम यह एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि अगर किसी भी सूट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है तो उस सूट को जो कोर्ट है वो एंटरटेन नहीं कर सकती है, उसके पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके। और अगर किसी भी पर्टिकुलर केस को किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा ट्राई किया जाता है तो उस केस में जो कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस मैटर को डिसाइड कर सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इनकम टैक्स का डिस्प्यूट है तो उसके लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाई गई है और इस केस में जो सिविल कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इनकम टैक्स के मैटर को डील कर सके।
इसके बाद हम अपने आंसर में AR एंतुले वर्सेस RS नायक के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी भी सूट में जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन अराइज होता है तो जो वो कोर्ट है उसके पास ही यह इनहेरेंट पावर है कि वो इस क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सके, और जो व्यक्ति उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करता है उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो यह प्रूफ करे कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। परंतु अगर वो व्यक्ति अपना बर्डन ऑफ प्रूफ फुलफिल नहीं कर पाता है और वह यह प्रूफ नहीं कर पाता है कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इस केस में यह कंसिडर किया जाता है कि जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है और वो सूट को ट्राई कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो हर एक सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई कर सकती है। उसके बाद हम अपने आंसर में एक क्वेश्चन अराइज करेंगे और पूछेंगे कि जो सूट ऑफ सिविल नेचर है इसका मतलब क्या है और इसे ही क्यों यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ द टर्म सिविल सूट। इसके बाद हम अपने आंसर में PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरनमार मरथम्मा के केस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर है वो वाइडर है देन द एक्सप्रेशन सिविल सूट, और यह कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग जो टर्म सिविल सूट है वो सिर्फ उन सूट्स को ही इंक्लूड करती हैं जिसमें सिविल लीगल राइट को वायलेट किया जाता है, और इन इश्यूज को डिटरमाइन करने के लिए जो कोर्ट है उसे कोई भी सोशल या फिर रिलीजियस इशू को डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस टर्म जो कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सूट्स को ही ट्राई कर सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली सिविल लीगल राइट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। यह जो टर्म है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करती है, परंतु जो टर्म है सूट ऑफ सिविल नेचर यह ऐसी टर्म है जिसमें जो कोर्ट है वो सिविल लीगल राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए किसी ना किसी सोशल या फिर रिलीजियस इशू को डिटरमाइन करती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सिविल राइट को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट को सबसे पहले सोशल या फिर रिलीजियस इशू को डिटरमाइन करना ही पड़ता है। यह जो टर्म है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करती है क्योंकि यह उन इश्यूज को भी इन्वॉल्व करती है जो सिविल सूट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि जो टर्म सिविल सूट है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली सिविल लीगल राइट्स के ही इशू इन्वॉल्व होते हैं। यह कोई भी ऐसे इशू को इन्वॉल्व नहीं करती है जिसमें सोशल या फिर रिलीजियस इशू हो, परंतु जो टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर है यह सिविल लीगल राइट्स को तो इंक्लूड करती ही है, परंतु कुछ ऐसे इश्यूज को भी इंक्लूड करती है जिसमें सोशल या फिर रिलीजियस इशू इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर यह डिटरमाइन करना हो कि कोई भी सूट ऑफ सिविल नेचर का है या नहीं, तो हम यह देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और वो उस वायलेशन के कारण कोर्ट से रेमेडी क्लेम कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति यह क्लेम करता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, तो उस केस में हम उसके सूट को सूट ऑफ सिविल नेचर का ही डीम करेंगे और कोर्ट के पास सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग यह जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट को ट्राई कर सकती है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की PDF चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है
तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।